35 लाख करोड़ रुपए के साथ दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन होने से सीधा बैंक। Now, businessman Anil Ambani's Reliance Communications has decided to file for bankruptcy before the Mumbai. बस 10 साल में इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी का नेटवर्थ 2007 से 2019 तक नेगेटिव CAGR से बढ़ा। और कुछ ऐसा ही केस था उनके रिलायंस ग्रुप कंपनीज के साथ भी, जिनका मार्केट कैप ईयर बाय ईयर गिर ही रहा था। लेकिन 2024 में हुआ कुछ अलग, कुछ नया, जो पिछले के करीब 20 साल में कभी नहीं हुआ। उनके कंपनीज पर्टिकुलरली रिलायंस पावर और इंफ्रा शेयर के प्राइसेस में बढ़ाव, जो शेयर्स लास्ट 10 से भी ज़्यादा साल से कंटिन्यूसली गिर रहे थे, वो पिछले कुछ दिनों से एक अपवर्ड ट्रेंड पर हैं। आर पावर के शेयर प्राइसेस पिछले एक महीने 80% से भी ज़्यादा बढ़ा है और 2024 में अब तक 125% बढ़ा है। तो क्या है ये राइजिंग शेयर प्राइसेस के पीछे का रीज़न? क्या है इसका मतलब? आर पावर और अनिल अंबानी की बाकी कंपनीज एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है? और क्यों 15 दिन के कंटिन्यूस बुल रन के बाद आर पावर के शेयर्स ने 4 अक्टूबर को लोअर सर्किट ब्रेक किया? इन्हीं क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे आज इस वीडियो में। 176 लाख करोड़ रुपए के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज आज इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज में गिने जाते हैं। इनका जामनगर रिफाइनरी 12 लाख बैरल्स पर डे के प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ दुनिया की 697 ऑयल रिफाइनरीज के लिस्ट में सबसे ऊपर है। इवन यूएस, रशिया और चाइना की रिफाइनरीज को भी पीछे छोड़कर। पेट्रोलियम के अलावा टेक्सटाइल्स, स्पेसिफिकली पॉलीयान के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के मामले में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का दुनिया में एक मेजर कंट्रोल है, एज मच एज 90%। लेकिन ये सब चालू हुआ था 1958 में, जब धीरूभाई अंबानी येमेन से लौटकर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में वो स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स में डील करते थे, फिर 1965 से वो प्राइमरीली पॉलिएस्टर बिजनेस पर फोकस करने लगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रोथ का एक मेजर रीजन रहा है वर्टिकल इंटीग्रेशन। समझो, पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल्स एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है। तो इस नीड के चलते हुए रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। अब पेट्रोकेमिकल्स निकाल कर आते हैं क्रूड को पेट्रोलियम में रिफाइन करने के प्रोसेस के दौरान, और इस नीड को देखते हुए उन्होंने रिफाइनरीज एस्टैब्लिश की। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक सब कुछ खुद से करता है, और यही है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। 2002 में धीरूभाई अंबानी के गुजर जाने के बाद इंडिया ने उस वक्त का सबसे बड़ा सक्सेशन बैटल देखा, जहां अंबानी ब्रदर्स उनके पिता के द्वारा शुरू की गई कंपनी के कंट्रोल के लिए लड़ने लगे। काफी कोर्ट हियरिंग्स के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि लेगेसी बिजनेस पेट्रोलियम और पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग जाएगा मुकेश के पास, और न्यू एज कंपनीज मेनली टेलीकॉम और पावर जाएगा अनिल के पास। रिलायंस पावर 1995 में भवाना पावर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट हुआ था। इसके बाद कई बार नाम चेंज करने के बाद ये रिलायंस पावर के नाम से जानने लगे। मार्च 2004 में ये कंपनी प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन गई। अप्रैल 2005 में महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU साइन किया गया था, जिसमें शाहपुर, रायगढ़ में 1200 मेगावाट थर्मल और 2800 मेगावाट गैस बेस्ड पावर प्लांट सेटअप करने का प्लान था। कंपनी ने देश के अलग अलग रीजन्स में हाइड्रो, कोल और गैस जैसे एनर्जी सोर्सेज पर पावर प्लांट्स डेवलप करने का काम शुरू किया। साथ साथ अलग अलग प्लांट साइट्स पर काम भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब 2008 में कंपनी का IPO इशू आया था, तब तक इनमें से कोई भी प्लांट ऑपरेशनल नहीं था। मई 2005 में अर्दिंग सोबला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का लेटर ऑफ अवार्ड रिलायंस एनर्जी लिमिटेड को दिया गया था। उसके बाद सितंबर 2005 में सियोम और टाटो 2 प्रोजेक्ट्स के लेटर्स ऑफ अवार्ड भी रेल को मिले। अप्रैल 2006 में रेल ने बूटी बोरी नागपुर में 300 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप करने के लिए एक MOU साइन किया। नवंबर 2006 तक कंपनी ने RPSCL एक्वायर किया, जो उत्तर प्रदेश के रोसा में 1200 मेगावाट का कोल ब्लेस्ड प्लांट सेटअप कर रहा था। अगस्त 2007 में SPL का एक्विजिशन हुआ, जो ससन मध्य प्रदेश में 3960 मेगावाट का पेटेड पावर प्लांट एस्टैब्लिश कर रहा था। फिर सितंबर 29, 2007 को RPUPL का रिलायंस पावर के साथ अमेलगमेशन इफेक्टिव हो गया। नवंबर 2007 में कृष्णापत्तनम UMPP का लेटर ऑफ अवार्ड भी रिलायंस पावर को दिया गया। जनवरी 2008 में रिलायंस पावर लिमिटेड ने अपना IPO लाया। ये IPO उस वक्त 73 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ इंडिया का सबसे ओवर सब्सक्राइब्ड IPO था। ये ना ही सिर्फ इंडियन मार्केट्स की पर दुनिया की कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन था, जिसमें रिकॉर्ड 5 मिलियन एप्लीकेंट्स थे। ये IPO रिलायंस पावर को इंडिया की टॉप 10 लिस्टेड कंपनीज में ले आया, जहां बाकी की लिस्टेड कंपनीज के मुकाबले सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स थे। 1977 के पहले IPO से ही धीरूभाई अंबानी और रिलायंस कंसिस्टेंटली इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स देने के लिए जाने जाते थे।
अब तक रिलायंस की हिस्ट्री में उनका एक भी आईपीओ अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे कभी नहीं गिरा था और इसी वजह से रिलायंस पावर का ओवर सब्सक्राइब्ड इशू का सबको इंतजार था, जो 11 फरवरी 2008 को एनएससी और बीएससी पर ओपन होने वाला था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। पहली बार इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में रिलायंस का मैजिक काम नहीं किया। ओपनिंग के कुछ मिनट्स तक रिलायंस पावर का स्टॉक आईपीओ प्राइस के 450 रुपीज़ से 19% बढ़कर 538 रुपीज़ तक पहुंच गया। लेकिन सिर्फ 4 मिनट के अंदर ये गिर के 355 रुपीज़ पर आ गया और कभी भी इशू प्राइस के पास भी नहीं आया। दिन के एंड तक ये स्टॉक 17% डाउन होकर 372 रुपीज़ पर क्लोज हुआ। अगले कुछ दिनों में ये लॉस और भी बढ़ गया और 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन सबका पैसा डूब गया। ये ब्लो सिर्फ रिलायंस पावर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि रिलायंस ग्रुप की बाकी कंपनीज को भी अफेक्ट किया। अपनी इज्जत बचाने के लिए रिलायंस पावर ने सभी शेयर होल्डर्स को प्रमोटर्स ग्रुप के अलावा फ्री बोनस शेयर्स इशू किए 3:5 रेशियो में। इस बोनस ऑफरिंग के बाद रिलायंस इन्वेस्टर्स के लिए रिलायंस पावर का इफेक्टिव शेयर प्राइस ₹269 हो गया, जो आईपीओ प्राइस ₹430 से 40% कम था। रिलायंस एनर्जी के शेयर्स को और स्लाइड होने से बचाने के लिए उन्होंने बायबैक भी अनाउंस किया, लेकिन ये बायबैक भी शेयर्स को गिरने से नहीं रोक पाया। हालांकि आईपीओ के बाद रिलायंस पावर लिमिटेड की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो इस हाई आईपीओ प्राइसिंग को सपोर्ट कर सके। एक्सपर्ट्स के हिसाब से रिलायंस पावर के आईपीओ फेलियर के पीछे 5 मेन कारण थे। पहला, रिलायंस पावर एक कंसिडरेबली न्यू कंपनी थी जिसके पास ऑलमोस्ट कोई एसेट्स या कैश फ्लो नहीं था। ये सिर्फ रिलायंस के ब्रांड नेम और इंडिया के स्टॉक मार्केट की क्रेज को कैपिटलाइज करने की कोशिश में थे। दूसरा है इंडियन इन्वेस्टर्स का क्विक प्रॉफिट मेंटालिटी। यूजुअली इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं और इसका मतलब है मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स उनके इन्वेस्टमेंट्स को लिस्टिंग डे पर ही बेचकर अपना प्रॉफिट्स कमाना चाहेंगे और आर पावर के केस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर ग्लोबल मार्केट्स का उस वक्त का कंडीशन भी हो सकता है। 2008 वर्ल्ड मार्केट्स के लिए एक ब्लैक ईयर था। दुनिया भर की मार्केट्स गिर रही थी। 4 जनवरी के आईपीओ अनाउंसमेंट और फरवरी 11 जब लिस्टिंग हुई, इसके बीच में सेंसेक्स 4000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया, यानी तकरीबन 20% का फॉल। सेंसेक्स 20,686 पॉइंट्स के हिस्टोरिक हाई से गिरकर 16,630 पॉइंट्स पर आ गया। आर पावर के आईपीओ फेलियर के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण इनका अग्रेसिव प्राइसिंग भी था। एनालिस्ट के हिसाब से आर पावर की आईपीओ प्राइसिंग जो थी 450 रुपीज़, वो ओवर वैल्यूड थी कंसिडरिंग उनका बिजनेस साइज और प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी। जब दूसरी इंडियन कंपनीज के साथ कंपेयर किया गया, जैसे एनटीपीसी जिसका प्राइस था सिर्फ ₹250, लेकिन उनका 2007 का टोटल इनकम था 35,000 करोड़ रुपए। इनके पीयर टाटा पावर जिनका शेयर प्राइस था 1470 रुपए और इनकम थी 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। इसका मतलब 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ आरपीएल का और टाटा पावर के बीच में एक 3x का डिफरेंस और एनटीपीसी के साथ ये डिफरेंस था 20x। लेकिन इनकम के केस में ये डिफरेंस था 17,750x एनटीपीसी और आरपीएल के बीच में, और टाटा पावर और आरपीएल के बीच में था 2500x। टाटा पावर एक 5,000 करोड़ का इनकम अर्न करने वाली कंपनी का मार्केट कैप था 3 लाख करोड़ और उस वक्त मुश्किल से 2 करोड़ का इनकम अर्न करने वाले कंपनी का 1 लाख करोड़। यही नहीं, आरपीएल का 2017 तक 28,000 मेगावाट पावर प्लांट का प्लान बन रहा था, लेकिन उस वक्त एक भी ऑपरेशनल पावर प्लांट नहीं था, जबकि 2007 में एनटीपीसी के पास 27,350 मेगावाट की ऑपरेशनल पावर प्लांट थी। रिलायंस पावर की इस रीसेंट बुल रन के कुछ रीजंस ये हो सकते हैं। डेट फ्री स्टेटस। रिलायंस पावर ने रिपोर्टेडली स्टैंड अलोन बेसिस पर डेट फ्री स्टेटस अचीव किया है, जब उन्होंने करीब ₹800 करोड़ की ड्यूज बैंक्स को रीपे की। ये सिग्निफिकेंट डेट रिडक्शन ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर पॉजिटिव असर डाला, जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस में सर्ज हुआ। प्रेफरेंशियल शेयर इशू। कंपनी के बोर्ड ने अप टू 46.2 करोड़ इक्विटी शेयर्स का प्रेफरेंशियल इशू अप्रूव किया। इसका टोटल वैल्यू होता है ₹1,525 करोड़। ये मूव कैपिटल रेज करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन और रिमेनिंग डेट्स को कम करने के लिए है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को और एनहांस करेगा। पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट। रिलायंस पावर के लिए ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट सिग्निफिकेंट तरीके से इंप्रूव हुआ है, जिसमें स्टॉक ने सब्सटैंशियल गेन्स देखे हैं, ओवर 124% ईयर टू डेट, और पिछले साल में लगभग डबल हो गया है। ऐसा परफॉर्मेंस
और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, जो प्राइसेस को और भी ऊपर ले जाता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। रिलायंस पावर की भूटान के ड्रग होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ सोलार और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने की रीसेंट पार्टनरशिप ने कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फेवरेबल पोजीशन दी है, जो ग्लोबल ट्रैक्शन गेन कर रहा है। इसके अलावा आर पावर ने कहा कि इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 5340 मेगावाट है, जो 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश को शामिल करता है, जो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड थर्मल पावर प्लांट है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि 2 रिलायंस एडीएजी कंपनीज, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और आर पावर लगभग डेट फ्री है। जून 2024 के डेटा के हिसाब से प्रमोटर्स ने कंपनी में 23.24% स्टेक रखा है। हालांकि रिलायंस पावर का आईपीओ बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था, लेकिन 2016 तक इसका शेयर प्राइस ₹40 पे आ गया, जो आईपीओ प्राइस से लगभग 90% गिर गया था। 2020 में कंपनी ने उनके हाई डेट लेवल और ऑपरेशन चैलेंजेस की वजह से 4000 करोड़ का भी लॉस रिपोर्ट किया था, जो कंपनी के लिए एक बड़ी क्राइसिस थी। लेकिन इसके बाद से रिलायंस पावर ने पॉजिटिव स्टेप्स लिए अपने एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। रिलायंस पावर ने अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए कई स्टेप्स लिए, जिसमें नॉन कोर एसेट्स और प्लांट्स का बेचना शामिल था, जिससे वो कैपिटल रेज कर पाए। 2021 तक कंपनी प्रॉफिट में आने लगी, जो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट की इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज ने काफ़ी हेल्प की और उनका फोकस सस्टेनेबल ऑपरेशंस पे बढ़ने लगा। रिलायंस पावर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, खासकर सोलार और विंड पावर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड्स के साथ अलाइन करता है और फॉसिल फ्यूल्स पर उनकी डिपेंडेंसी कम करता है। इंडियन गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को पुश करना रिलायंस पावर की ग्रोथ के लिए एक अच्छा बैकड्रॉप बनता है। नेशनल सोलर मिशन जैसे इनिशिएटिव से इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने का टारगेट है। कंपनी ने अपने डेट बर्डन को कम करने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। कम डेट लेवल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और ग्रोथ इनिशिएटिव्स में इन्वेस्टमेंट का स्कोप बढ़ता है। जैसे जैसे कंपनी अपना डेट इफेक्टिवली मैनेज करती है, उनका क्रेडिट रेटिंग भी इम्प्रूव हो सकता है, जो बोरिंग कॉस्ट को कम करेगा और कैपिटल को एक्सेस करने में भी मदद करेगा। एनर्जी नीड्स का बढ़ता डिमांड इंडिया की एनर्जी कंजम्पशन बढ़ने का काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है। रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ इनके मेन फैक्टर्स हैं। ये राइजिंग डिमांड रिलायंस पावर को मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी देता है। जब रिलायंस पावर के चैलेंजेस को देखा जाए तो उनका रिकवरी ट्रैजेक्टरी कंपेयर करना ज़रूरी है कॉम्पिटिटर्स जैसे सुज़लॉन एनर्जी के साथ। सुज़लॉन भी उनके डेट इश्यूज सॉल्व कर रहा है, लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी में वापस नहीं आ पाए हैं। रिलायंस पावर का रिन्यूएबल एनर्जी पे स्ट्रैटेजिक फोकस उन्हें कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है। एनालिस्ट्स अगले 10 साल के लिए रिलायंस पावर के लिए अच्छा ग्रोथ प्रेडिक्ट करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी ने एक सॉलिड फाउंडेशन बना लिया है, जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने में उन्हें हेल्प करेगा। इसके अलावा अपनी एनर्जी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके और नई टेक्नोलॉजीज जैसे बैटरी स्टोरेज में इन्वेस्ट करके रिलायंस पावर मार्केट फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट अपनी रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं। फंडामेंटल्स में डीपली जाने से पहले हम आर पावर के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ लेते हैं। स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो इनका डेटर डेज 121 से लेके 76.3 डेज तक घट चुका है। डेटर डेज यानी एक बिजनेस को क्रेडिट सेल के बाद अपने कस्टमर्स से पैसे कलेक्ट करने के लिए कितना वक्त लगता है। इसके अलावा प्रमोटर प्लेज अब भी 0 है, मतलब प्रमोटर्स ने कंपनी के कोई भी शेयर्स गिरवी नहीं रखे हैं। एक और पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि म्यूचुअल फंड्स ने आर पावर में अपने शेयर होल्डिंग बढ़ाया है पिछले महीने ही। अभी स्ट्रेंथ्स को देखकर कंपनी फिलहाल तो एक अच्छे ट्रैक पर दिख रही है, लेकिन वीकनेसेस को भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी कम है। आर पावर फिलहाल एक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है 3 साल के हिस्टोरिक वैल्यूएशन के कंपैरिजन में, और कंपनी के मार्जिन्स भी काफ़ी वॉलेटाइल हैं। इसके अलावा एफआईआई और डीआईआई के पास मिलाकर 15.78% स्टेक है, जिसमें एफआईआई लीड पर है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी अगर आपको डिसीजन बनाना मुश्किल लग रहा है और आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आप रिलायंस पावर को बाय, सेल या होल्ड करना है, तो आप ट्रेडबुक ऐप के स्टॉक रिपोर्ट सेक्शन पर जाकर आस्क फॉर स्टॉक रिपोर्ट सिलेक्ट करके रिलायंस पावर को चूज कर सकते हो। रिक्वेस्ट के कुछ ही मिनट बाद आपका रिपोर्ट आपके हाथ में होगा। अगर आप अभी भी रिलायंस पावर के ग्रोथ के बारे में अनश्योर हो, जो कि नॉर्मल है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट अभी भी रिलायंस पावर एक पॉजिटिव और डेफिनेट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पकड़ नहीं पाई है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो एनर्जी सेक्टर की तरफ इंटरेस्टेड हैं वो कुछ दूसरे स्टॉक्स कंसिडर कर सकते हैं और इनके कुछ प्रॉमिसिंग ऑप्शंस हैं। नंबर 1, टाटा पावर रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी दोनों सेक्टर्स का एक लीडिंग प्लेयर है। कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है। ये डाइवर्सिफिकेशन इस वजह से ज़रूरी है
क्योंकि ये किसी भी सिंगल एनर्जी सोर्स के रिस्क को मिटिगेट करता है। टाटा पावर का क्लीन एनर्जी पर स्ट्रॉन्ग फोकस गवर्नमेंट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने वाले इनिशिएटिव्स के साथ अलाइन करता है। रिन्यूएबल सेक्टर में एक्सपेंशन प्लान्स के चलते जेएसडब्ल्यू एनर्जी को क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए बढ़ते डिमांड का फायदा मिलने की पूरी संभावना है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनता है। नंबर 3, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड इंडिया पावर ट्रांसमिशन में एक मेजर प्लेयर है। कंपनी का एक रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल है जो स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स प्रोवाइड करता है और मार्केट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड रिस्क को मिनिमाइज करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में इंटीग्रेट करने के इनिशिएटिव्स के साथ पावर ग्रिड के फ्यूचर में स्टडी ग्रोथ एक्सपीरियंस करने के पूरे चांसेस है। नंबर 4, केपीआई ग्रीन एनर्जी। ये कंपनी प्राइमरीली सोलर पावर जनरेशन पर फोकस करती है। केपीआई अपने सोलर पोर्टफोलियो को रैपिडली एक्सपांड कर रही है, जिससे ग्रोइंग रिन्यूएबल सेक्टर में अच्छी पोजीशन देता है। जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, केपीआई ग्रीन एनर्जी इस ट्रेंड का पूरा फायदा उठाने के लिए अच्छे से पोजीशनड है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। नंबर 5, एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी इंडिया का सबसे बड़ा पावर यूटिलिटी कंपनी है। कंपनी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाती है और इसका एनर्जी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, इसमें कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्सेज भी शामिल है। एनटीपीसी का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करने का कमिटमेंट इसकी सस्टेनेबिलिटी प्रोफाइल को एनहांस करता है और ग्रीन एनर्जी लैंडस्केप के ग्रोथ के लिए कंपनी को फेवरेबल पोजीशन में लाता है। रिलायंस पावर के डाउनफॉल का मेजर कारण उनका ओवर हाइप और ओवर प्राइस्ड आईपीओ को ठहरा सकते हैं। 2008 में शेयर्स खरीदना बेचना आज के टाइम जितना आसान हुआ नहीं करता था, और इससे भी मुश्किल था आईपीओ में पैसा लगाना, क्योंकि मेजॉरिटी मार्केट एक्टिविटीज फिजिकल हुआ करती थी। आज एक आईपीओ में एप्लीकेशन 3 से 4 टैप्स में हो जाता है, पर तब फॉर्म्स, चेक्स और ये सब फिल करके सबमिट करना पड़ता था, तब जाके आईपीओ के लिए अप्लाई कर पाते थे। और ऐसे समय में भी रिलायंस पावर का आईपीओ सिर्फ और सिर्फ ओपन होने के 1 मिनट में फुली सब्सक्राइब हो गया था। लिस्ट होने के कुछ मिनटों तक शेयर बढ़े, फिर जिस रफ्तार से घटे, ऑलमोस्ट जिन्होंने भी उससे पहले 10-20 मिनट में नहीं बेच पाए, वो अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स पर 90% से भी ज़्यादा के लॉस लेके बैठे हैं। रिलायंस पावर के आईपीओ के पेपर्स में क्लियरली मेंशन था कि कंपनी के पास कई से ऑपरेटिंग अनसर्टेनिटीज थे। यहाँ तक कि आईपीओ निकलते वक्त इनकी लोगो भी फाइनलाइज नहीं थी और वो लोगो ना मिलने का खतरा भी था। और ऐसे इन्फॉर्मेशन को पढ़े बगैर जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया वो अपना पैसा खो बैठे। लेकिन क्योंकि आप वीडियो के ये पार्ट तक पहुंच चुके हो, हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आपके साथ ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास है ट्रेड बुक ऐप, जहां फ्री में आईपीओ के डेट्स आते ही आपको उन आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ रिसर्च और एनालिसिस किए हुए रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। यही नहीं, आपको ये सॉलिड वर्डिक्ट भी मिल जाएगा कि आखिर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला।